आंसुर की जो पहली जौज थी उनके कॉस्ट्यूम में कश्मीरी शाल था। इन द फर्स्ट रन लगभग 900 ऐसी जगह मिली जो प्राइवेट रेजिडेंसी, सरकारी बिल्डिंग्स, श्राइन्स, पर इससे ज्यादा बुद्धिस्ट हेरिटेज है कश्मीर में। मुझे याद है हम कुपवाड़ा गए थे, वहाँ एक सतबरन पुराने लगता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। जैसे आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल करने चाहिए। जब पहली बार हम पुंछ फोर्ट में गए थे तो वहाँ PWD का सीमेंट गोदाम था। प्राइवेट बिल्डिंग को आप कैसे ठीक करेंगे? प्राइवेट बिल्डिंग आप ठीक नहीं करेंगे। प्राइवेट बिल्डिंग का जो ओनर है वो डेमोलिश नहीं कर सकता। कैटेगरी ए तो बिल्कुल डेमोलिश नहीं कर सकता, B and C अल्टर कर सकता है। आली मस्जिद में वस्ता था, खत्म बंद नहीं था। खत्म बंद इसलिए नहीं था कि बनाया नहीं था, या पहले बन चुका था। और ये बड़ा यूनिक था क्योंकि ये आपको एक हिस्टोरिक पीरियड डिफाइन करता है कि आप हर जगह ज्योमेट्रिक डिजाइन नहीं करते थे। एक वो तरीका भी था। हमारे पास टेम्पल्स हैं जो 700 800 पुराने हैं, मस्जिदें भी हैं जो 200 300 पुराने। यूनेस्को ने लद्दाख में जो बुद्धिस्ट चैंट्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट किया है। मैंने उसको पूछा तुमको मिली कहाँ से? उसने कहा जब हम टेंट लगाने के लिए बैठे यहाँ तो वो ढलान पर है, स्लोप पर। मैंने स्लोप को थोड़ा सा प्लेन करने की कोशिश था, मगर बुद्धिस्ट हेरिटेज बहुत ज्यादा थी। ये ह्यूमन संग मेंशन करता है बहुत ज्यादा। खुद आए भी है, खुद 2 साल रहे कश्मीर में। और कश्मीर में अगर आपको कोई तारीखी रेफरेंस देखने किसी चीज की भी, वो सिर्फ उसको ह्यूमन संग से मिलती है। जो अपने ज़ियारतों पर ब्रंग देखते हैं ना, ये मंदिर का शिखर है। शॉल के मामले में हमारा कोई सानी नहीं है, कारपेट में है। इस रिकॉग्निशन से आपकी इज्जत बढ़ गई है 7वीं सेंचुरी की। ओके, अरब में कश्मीरी शॉल मिलता था। ऊंट कदल का रेस्टोरेशन भी हो गया, तो बड़ा मशहूर है ऊंट कदल। तो उस बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए। मीरास पॉडकास्ट के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम है। आज मेरे साथ मोहम्मद सलीम बेग साहब है। ही इज एन हिस्टोरियन, कंजर्वेटर, जिन्होंने कश्मीर के हेरिटेज को कंजर्व करने में एक अहम रोल किया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में श्रीनगर का शामिल होना वो इन्हीं का काम था, जिन्होंने 2021 में डोजियर तैयार करके श्रीनगर को उसमें शामिल करवाया। और कई सारी हेरिटेज साइट्स को रेस्टोर करने में इनका एक अहम रोल है, जिनमें ऊंट कदल शामिल है, आली मस्जिद शामिल है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने कश्मीर के हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए किया है। आज हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे और क्या क्या चीजें हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। सलीम साहब, आपका बहुत खैर मकदम है अपना वक्त देने के लिए। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये कंजर्वेशन, हेरिटेज कंजर्वेशन का काम कब स्टार्ट हुआ? क्योंकि आपने इस काम में तकरीबन 4 दहाई से ज्यादा वक्त गुजारा है, तो फर्स्ट कॉलिंग कब थी? मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको रिप्लाई करूंगा। नेशनली, मतलब भारत में हेरिटेज कंजर्वेशन हमारे मिजाज में थी, समाज में थी, जहनों में थी, मगर ये एक अमल नहीं बन पाया। इट डिडंट बिकम अ प्रोसेस। वजह ये थी कि इस सब ज्यादा ध्यान नहीं किया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, हेरिटेज कंजर्वेशन एक स्पेशलिस्ट काम बन गया है। स्पेशलिस्ट काम होता है कि अब पहले तो आम लोग भी करते थे, गांव में मैसन होता था, वो भी कंजर्वेशन ही करता था। मगर नए इडियम में एक इस्तिलाह आ गई या एक डिसिप्लिन आ गया, जिसको कंजर्वेशन एक्सपर्ट या कंजर्वेशन आर्किटेक्ट कहते हैं। इंडिया की मेरा एक नेशनल पर्सपेक्टिव इसलिए कि मैंने नेशनली इस सब्जेक्ट को समझा है, काम भी किया है, सरकारी तौर पर किया है, गैर सरकारी तौर पर किया। 84 में, एज ऑफ 84, भारत में एक भी फॉर्मली ट्रेन्ड कंजर्वेशन आर्किटेक्ट नहीं था। ओके, अगर उस मनाजर में या उस बैकग्राउंड में देखेंगे तो फिर हमने वर्सिटी नेशन ठीक प्रोग्रेस किया है। अगर आपकी इब्तिदाई 84 से हो गई, अब ये कहेंगे कि 84 से पहले क्या होता था? 84 से पहले भी कंजर्वेशन होता था, जिसको कंजर्वेशन, मतलब मैं आपको बता दूं, कंजर्वेशन के स्टेजेस हैं। ये एक इमारत है, आप इस इमारत की एक कंडीशन असेसमेंट करते हैं। कंडीशन असेसमेंट करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है और क्या क्या इंटरवेंशन करना है। और इंटरवेंशन एक बड़ा सेंसिटिव मामला है। इंटरवेंशन में 2 इंटरवेंशन होते हैं, एक को कहते हैं अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, दूसरे को कहते हैं इनअप्रोप्रिएट इंटरवेंशन।
पहले जिन कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स वेर नॉट अराउंड, इंटरवेंशन होता था। ओके। मगर ये जरूरी नहीं है कि सारे इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट हों। हाँ हाँ। अप्रोप्रिएट भी होते थे, लाइक सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करती थी और बहुत महदूद सतह तक काम करती थी। उसके बाद स्टेट आर्काइव डिपार्टमेंट, मगर वो मैंने देखा कि हमारे स्टेट की तरह हर स्टेट में उनकी हालत बहुत पतली है। वहाँ ये लोग, ये गवर्नमेंट महकमा बन गया है। बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज टोटली डिफरेंट, क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। Yes. कहने का मतलब बहुत देर से शुरू हुआ ये सिलसिला। अब आपका ये पूछना है कि कहाँ से शुरू किया, क्या किया यहाँ, तो मैं अब जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर में हमारी इब्तिदा हुई 2004 में, जब इंटेक का जम्मू कश्मीर का चैप्टर बना, और फॉर सम रीजन मैं उस चैप्टर का कन्वीनर बना। इनफैक्ट दोज डेज में सरकार में था, मैं डायरेक्टर जनरल टूरिज्म था। तो ये चैप्टर जब बना यहाँ, तो हमने देखा कि यहाँ बुनियादी बात भी नहीं हो पाई है। बुनियादी बात का मतलब है कम से कम हम गिन तो लें, लिस्ट तो करें आपके पास क्या हेरिटेज है। तो हमने पहला, बस कोई रिकॉर्ड नहीं था हमारे पास, क्या बिल्कुल नहीं था। मैं आपको बता दूं, पहला जो रेफरेंस हमको मिला, एक दो तारीख की किताबें हैं, टूरिस्ट आता है, विजिटर्स आते हैं, वो दिखाते हैं आपको, या किताबों में लिखते हैं। इनफैक्ट खुशकिस्मती से कश्मीर में पर्सी ब्राउन जैसा आदमी, जो एक आर्किटेक्ट भी था और ऑथर भी था, वो कश्मीर में जिंदगी के आखिरी साल उसने कश्मीर में गुजारे, उन्होंने रेफरेंसेस ली गई, और वो किताब का हिस्सा है। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने टेक्निकल सवाल पूछा। तो उसके बाद हमने देखा कि पहला काम यहाँ ये, कम से कम इन्वेंट्री तो बनाए। तो पहली इन्वेंट्री हमने 2004 में शुरू की श्रीनगर शहर के लिए। श्रीनगर शहर में कोई 7-8 मॉन्यूमेंट है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने लिस्ट किए थे, 2-3 जेन के आर्काइव डिपार्टमेंट ने किए थे। हमने देखा कि हमें इन द फर्स्ट रन लगभग 900 ऐसी जगह मिली जो प्राइवेट रेजिडेंसेस, सरकारी बिल्डिंग, श्राइन्स, जितना भी सोशल बजट था, रिपोजिटरी थी, उसमें मिले। वो इस लिस्टिंग से फायदा ये हुआ कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया कि हमारे पास क्या क्या इन्वेंट्री है। अब फिर हम आगे भी चले, बाकी जैसे हमने कोई 23 टाउन्स में किया है, जिसमें जम्मू के 12 टाउन्स हैं। और उन शहरों में जैसे सांबा में आप हेरिटेज क्या ढूंढेंगे, वो जब ढूंढने गए वहां भी अच्छी खासी तादाद में, जो आबादी के हिसाब से हेरिटेज, बिल्ट हेरिटेज की बात कर रहे हैं अभी हम, सिर्फ बिल्ट हेरिटेज की, टैंजिबल। तो डॉक्यूमेंटेशन देर से शुरू हुई। और भी खोसला आ गए 89 में, उन्होंने श्रीनगर शहर का वो हिस्टोरिक कोर जो दरियाई जहलम के दाएं बाएं हैं वो लिस्ट किया, उसका बफर बनाया। पर बदकिस्मती से 89 के बाद वहां मिलिटेंट से शुरू होगी, नथिंग मच हैपेंड। तो ऐसे ही इब्तिदा हुई। मगर कुछ इसमें खुशाइन बातें भी हैं। जब हमने लिस्टिंग शुरू की तो लोगों का ध्यान इस तरफ गया कि हमने आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स ही नहीं गिनाई, हमने उनके हिस्टोरिक कंटेक्स्ट भी ढूंढे। हमने आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स भी देखे उनके, और ये एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन गया, जो फिर पब्लिकेशन बन गई, 2 वॉल्यूम की पब्लिकेशन भी बन गई। उससे फायदा ये हुआ कि हम फिर श्रीनगर के बाहर निकले, और जैसे जम्मू शहर की लिस्टिंग हो गई है, पुंछ की लिस्टिंग हो गई है। हमने एक नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, तो जेन के चैप्टर ने उसमें भी जम्मू के कोई 7 टाउन के, जैसे श्रीनगर के 9 टाउन्स के। तो बात आगे चली, एक सिलसिला चला कि हेरिटेज भी कोई चीज होती है, इसको कंजर्व करना होता है। और हमें पहली कामयाबी जो मैं समझता हूँ, ये तो टेक्निकल बात हुई। मैं गवर्नमेंट के लेवल पर या सोसाइटी के लेवल पर जब बात करूँ, तो हम इस हालत में आ गए थे कि उस वक्त रियासत ने 2010 में एक बिल पास किया, JNK हेरिटेज कंजर्वेशन बिल। हिंदुस्तान में सब जगह हेरिटेज का अमल चल रहा है, हर स्टेट बात कर रही है। कुछ लोगों ने गाइडलाइंस निकाली हैं, कुछ लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कुछ लोगों ने हेरिटेज मॉडल्स किए हैं। हमारे स्टेट की अहमियत ये, हमारे बिल की अहमियत ये है कि वो इंटेंजिबल टेंजिबल हेरिटेज दोनों को प्रोटेक्ट करने के कॉम्प्रिहेंसिव बिल पास कर चुकी है। ये अलग बात है कि वो बिल तक की रही है, अमल खास कुछ नहीं हुआ, मगर कानून है। और ये जो एब्रोगेशन ऑफ 2019 हुआ था 370 में, यहाँ के बड़े कानून बदले गए या डिलीट किए। ये कानून बहरहाल अब भी स्टैच्यू पर है, इंटैक्ट है।
कहने का मतलब है कि एक अमल है जो थोड़ा देर से शुरू हुआ, और ये नहीं है कि हम बहुत पीछे हैं। हमारी प्रॉब्लम थोड़ी अलग है कि हम इसको एक स्पेशलिस्ट, जैसे एग्रीकल्चर आपका है, आपको एग्रीकल्चर असिस्टेंट चाहिए ना, हॉस्पिटल चलाएंगे डॉक्टर चाहिए, टीचर, स्कूल, हेरिटेज समझा जाता है कि ये तो चल पड़ेगा। मतलब जब किसी एक लाभ वायरस जैसा मामला बन गया है कि वी डोंट थिंक कि इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, एक्सपर्टीज की जरूरत है, वो मुझे एक गैप अभी तक लग रहा है। मगर वो गैप हिस्टोरिकल है, वो आज की बात नहीं है। इनफैक्ट मैं नेशनल लेवल पर भी इसमें नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी में रहा हूँ, काम किया है मैंने, हमें लगभग हर जगह यही बात देखी। और जो हमारा इन फिलोसफिकल टर्म्स अगर आप देखें और इन हिस्टोरिक टर्म्स देखें, मसला कहीं और है। वो ये है कि यहाँ ये समझा जाता है कि ये जो कंजर्वेशन आर्किटेक्ट है या कोई सेंसिटिव लड़का लड़की है और हेरिटेज की बात करते हैं, ये कोई अलग है। एसेंशियली ये सोशल कंसर्न होना चाहिए सबों को इस मामले में। जैसे आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल करने चाहिए। अब वो अमल कौन इम्प्लीमेंट करेगा, वो हेरिटेज या कंजर्वेशन आर्किटेक्ट करेगा। उसका रोल लिमिटेड है टेक्नोलॉजी लाने के लिए, मगर कंसर्न सोसाइटी का होना चाहिए, वो नहीं कंजर्वेशन का कंसर्न। और अब खैर ये उतना वक्त यहाँ नहीं मिलेगा कि वो क्यों नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है कि सोसाइटी हैज टू बी ऑन द सेम पेज। इफ यू आर अ ब्यूरोक्रेट और इफ यू आर अ बिजनेसमैन, यू शुड आल्सो बी इक्वली कंसर्न। तभी ये काम मुकम्मल तौर पर होगा। जब तक सोसाइटी इसको अडॉप्ट न करे एज ए सोशल कंसर्न, तब तक मुझे लगता है कि ये काम अधूरा रहेगा। राइट। हमारे पास अभी कितने हेरिटेज साइट्स है कश्मीर में या जम्मू में? देखिए, ये लिस्ट नहीं हुई है। हेरिटेज साइट्स का मतलब है 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है, उसको जम्मू लद्दाख लेके 110 साइट्स। फिर स्टेट आर्काइव्स है, वो भी लिस्ट करती हैं। उनके बाद भी 25-30 साइट्स हैं। मगर उसका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि चलिए एक प्रोटेक्शन इस हद तक है कि किसी डिपार्टमेंट ने उसको ओन किया है। असल मसला आपका अनप्रोटेक्टेड हेरिटेज का है। असल मसला आपको उस बिल्डिंग का है जो इस कोचे में है। असल मसला आपको इस मंदिर का है या मस्जिद का है या एक श्राइन का है। इसको हम अपनी टर्म में अनप्रोटेक्टेड हेरिटेज कहते हैं। अनप्रोटेक्टेड इन द सेंस कोई कानून नहीं है जो इस बिल्डिंग को इस हालत में प्रोटेक्शन देता है। तो वो जो मैंने 200-150 साइट्स की बात की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की और स्टेट आर्काइव्स की, वहां तो बहरहाल इतना तो है कि एक ओनरशिप है इस बिल्डिंग की और इसको मेंटेन करना है, फॉर्मली नोटिफाइड। अनप्रोटेक्टेड हेरिटेज नोटिफाई नहीं हुए। उसीलिए ये कानून बना था 2010 में, जो ये कहता था कि वो बिल्डिंग्स या वो इमारत जो ASI या स्टेट आर्काइव नहीं कर रहा है, उनको भी प्रोटेक्ट करना है। सिर्फ ये कि ASI का कानून है, जिस बिल्डिंग को ओन प्रोटेक्ट करते हैं, दे हैव टू ओन दैट बिल्डिंग, एक्वायर दैट बिल्डिंग। हमारा जो ये मीडियन है, जो ये बीच में आ गया है, एज अ पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या आ गया है कि अनप्रोटेक्टेड बिल्डिंग को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एज एन ओनर आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रोटेक्ट करता है कि इस बिल्डिंग को गिराएंगे नहीं। उसके लिए अलग कानून बने हैं। ये नहीं है कि आपको रोक जो आप सर्वे करे, जो आपने 2 वॉल्यूम की बुक भी छपाई है और इन हेरिटेज साइट्स को रिकॉर्ड किया, इनकी इन्वेंटरी बनाई, जो कॉन्टेक्स्ट सब बिल्डिंग्स का कॉन्टेक्स्ट जो है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा डॉक्यूमेंट आपको मिला जहां से आपने वो ट्रेस किया कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है या किसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? इसमें वो टेक्नोलॉजी, इसमें एक्सपर्टीज की बात आती है। हमारे पास आर्किटेक्ट थे जिनका कंजर्वेशन बैकग्राउंड बड़ी हद तक था, फॉर्मल इनफॉर्म। वो ग्राउंड सर्वे करते थे। ग्राउंड सर्वे मतलब, अब चूंकि आप एक प्रोजेक्ट की बात करें, श्रीनगर शहर उतना बड़ा शहर नहीं है, तो घूमते रहते थे। वो लोकेट करते थे बिल्डिंग लोकेट करके उसको डिफाइन करते थे। जिस करने के लिए एक तो ड्राइंग बननी थी, विच इज अनदर स्टेज, फोटोग्राफी, उसके आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद उस बिल्डिंग का थ्रेट क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उस बिल्डिंग का कंडीशन क्या है। कंडीशन का मतलब है कि दीवार कमजोर है या प्लास्टर उतर रहा है या सीलिंग खराब हो रही कंडीशन। उसके बाद उसके फीचर्स, जिसको एलिमेंट्स कहते हैं, वो लिस्ट होते हैं, फॉर्मेट है। और उसके बाद एडेप्टिव यूज, यानी इसका फ्यूचर इस बिल्डिंग का क्या है, क्या क्या हो सकता है अगर ये ठीक हालत में रखेंगे या ठीक करेंगे। अब ठीक करने का एक तरीका है,
दैट इज वो प्रोसेस जिसको आप कंजर्वेशन कहते हैं। अब यूं ही नहीं जाके कहीं गिरा देंगे, नया बना देंगे। तो श्रीनगर में जब हमने किया था, हमारा जो इंटैक्ट का परफॉर्मा है उसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 है। श्रीनगर में जो पहला सर्वे था विच वाज नॉट एन एग्जॉस्टिव सर्वे, क्योंकि शुरू कर रहे थे हम, उसमें 200 के करीब श्रीनगर शहर में सिर्फ वो बिल्डिंग्स थी जो हमें लगा कैटेगरी ए हो सकती है ये बिल्डिंग। इसी तरह कैटेगरी बी, कैटेगरी ए में क्या लेते हैं? कैटेगरी ए में जो सबसे अच्छी बिल्डिंग है, ओके, और उसमें कानून ये कहता है, मतलब सबसे अच्छी जो बिल्डिंग है जिसका, हाँ, उसमें डैमेज ना हो, नॉट डैमेज, नॉट ओनली इवन इफ इट इज डैमेज, अगर उसमें यूनिक आर्किटेक्चर एलिमेंट्स है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो आपको लगता है कि इसको प्रोटेक्ट करना है, ये एलिमेंट हिस्टोरिकली बड़ा अहम है, इसकी कारीगरी अच्छी है, या इसका तर्ज तामीर प्रोटेक्ट करना है, उसको हम कहते हैं कैटेगरी ए। और वॉल्यूम भी होना चाहिए, नॉट जनरली बट वॉल्यूम भी होना। कैटेगरी बी वो बिल्डिंग होती है जिसमें आर्किटेक्चर एलिमेंट्स उतने ज्यादा नहीं है, मगर हैं पुराने। एक ये था उस वक्त, अब बदल गया है कि ये बिल्डिंग 50 साल से पुरानी होनी चाहिए। अब वो डिस्टिंक्शन, अब मतलब आज भी आप अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, आज मॉडर्न हेरिटेज भी प्रोटेक्ट हो, अगर उसमें वो खुसूसियात है अक्सर बिल्डिंग में नहीं है, क्योंकि ऐसे बनाते हैं लोग, मगर अगर बनेगी तो वो भी हो सकती है। तब ये था 50 साल जिंदगी बिल्डिंग की कंप्लीट होनी चाहिए, वो बुनियादी शर्त थी। तो उसमें इतनी बिल्डिंग्स आ गए, फिर बारामूला हम गए, उसके बाद जम्मू आ गए, उसके बाद सांबा कठुआ गए, पुंछ राजौरी गए, वहां भी ये बिल्डिंग्स मिली। इनफैक्ट इसमें जम्मू में एक खास बात है, यहाँ किले बहुत है, फोर्ट्स हैं। इन डिस्यूज किसी फोर्ट में सेल्स टैक्स का दफ्तर है, किसी फोर्ट में मुगल फोर्ट है, यहाँ जो पुलिस स्टेशन वहाँ काम करता है, तहसील ऑफिस करता है। पुंछ में हमने देखा, वहाँ जब पहली बार हम पुंछ फोर्ट में गए थे तो वहाँ PWD का सीमेंट गोदाम था। इतनी प्यारी उसमें कार्विंग है, मगर इसकी अपनी खुसूसियत है। कश्मीर में वर्निकुलर बहुत ज्यादा है। वर्निकुलर का मतलब जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स को ऐसे लाइक सरकार अब इन चीजों के लिए PWD अगर उसको सीमेंट डंप करने के लिए यूज कर रही है, आप नहीं समझते हो कि जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को, इन चीजों के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा, जिम्मेदारी तो सरकार की है, मगर सरकार फिर आप और मैं भी होते हैं ना। मुझे नहीं लगा कि पुंछ में कोई एहतिजाज तो उसको रिट्रीव किया गया या? हाँ, अल्टीमेटली रिट्रीव में इसलिए हम गए थे कि उसको रिट्रीव करना। बहुत बिल्डिंग्स है जो रिट्रीव नहीं हो पा रही, ये बिल्डिंग तो रिट्रीव हो गई थी, ठीक भी हो गई वो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर स्टेट फंक्शनरी पर ये जिम्मेदारी डाल देता है कि वो हमारी जो कल्चरल हेरिटेज, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आईन हिंद, इसको प्रोटेक्ट आप करें। ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है। उसके बाद अब मैं स्टेट के कानून की मैंने बात की 2010 की, उसमें भी है। अब प्राइवेट बिल्डिंग को आप कैसे ठीक करेंगे? प्राइवेट बिल्डिंग आप ठीक नहीं करेंगे। प्राइवेट बिल्डिंग का जो ओनर है वो डेमोलिश नहीं कर सकता। कैटेगरी ए तो बिल्कुल डेमोलिश नहीं कर सकता, B and C अल्टर कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि कानून भी है, मगर जब तक सोसाइटी किसी चीज को ओन ना करे, राइट, तब तक ये कानून एक हद तक ही इसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पा रहा, और फिर उतना बड़ा कोई मसला नहीं बन पाता। जैसे मैंने देखा कि कहीं कहीं लोग अच्छे, उनको आजकल हमारा कंट्रोवर्सी चल रही है आली मस्जिद आपकी। आली मस्जिद अभी हमने इंटैक ने 2006-07 में रेस्टोर की थी, रेस्टोर हो गई। अब सरकार के पास पैसा आ गया। अच्छा, ये सरकार इसका पता नहीं चेहरा किस तरफ और रेल किस तरफ, ये गए तो इन्होंने ये कहा कि इसको ठीक करना है। ये कौन से साल की बात है? आज के साल। अच्छा, ओके। तो मतलब एक छोटी सी इनअप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। आपको पता है कश्मीर में वुडन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वुडन स्ट्रक्चर्स में 2 तरह के सीलिंग्स होती थी, एक खत्म बंद, तो एक और सीलिंग होती थी, उसको वस्ता लोग कहते थे, जो खत्म बंद नहीं होता था मगर वो भी टिम्बर बेस्ड था। ये एक आर्किटेक्चरल लेयर था कश्मीर का। आली मस्जिद में वस्ता लो था, खत्म बंद नहीं था। खत्म बंद इसलिए नहीं था कि बनाया नहीं था, या पहले बन चुका था। और ये बड़ा यूनिक था क्योंकि ये आपको एक हिस्टोरिक पीरियड डिफाइन करता है कि आप हर जगह ज्योमेट्रिक डिजाइन नहीं करते थे, एक वो तरीका भी था। तो आज के इंजीनियर साहब गए, उन्होंने उसको हटाया, लगाया खत्म बंद 70। इसको पैसे खर्च करके भी आप चीज खराब कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास पैसा होगा तो ठीक करेंगे।
So ये मानते हैं कि उसमें एक एक्सपर्ट होना चाहिए हेरिटेज साइट्स को, तभी ऐसे आप रेस्टोर करो उनमें। दो चीजें, वन एक बेदारी, हाँ, सरकार में भी लोगों में भी, और सरकार में तब आएगी जब लोगों के पास बेदारी होगी। दूसरा, फिर वो चीज करने के लिए एक पूल ऑफ एक्सपर्टीज, फंड ऑफ एक्सपर्टीज आपके पास होना चाहिए, जो यहाँ कभी कोशिश नहीं की गई कि मतलब इंटैक के बगैर आपको हेरिटेज कंजर्वेशन आर्किटेक्ट कोई भी नहीं है सरकार में, एक भी नहीं। ना उन्होंने कभी ये गलती की है कि हम दो लोगों को कहीं ना करें, ये एक गैप है। तो ये बड़ी दो चीजें हैं, बहुत जरूरी है। हमारे पास जो स्टैंडिंग जो ओल्ड बिल्डिंग कश्मीर में है वो कौन सी है? देखिए, आज मैं आपको ये बता दूं, कश्मीर में ना ये जो बिल्डिंग्स हमारी हैं, मतलब ज़ियारत है, बिल्डिंग्स हैं, ये इवॉल्व हो गई हैं। कोई अर्ली 19th सेंचुरी से पहले का कुछ नहीं है। अगर होगा भी तो वो रिनोवेट हुआ होगा। मगर अक्सर जो आपके पास बिल्डिंग्स अभी हैं, तो यू कैन प्लेस द मिड 18th to mid 19th century, सॉरी मिड 19th to mid 20th, नथिंग ओल्डर देन दैट, एक्सेप्ट अगर आप फोर्ट की बात करते हैं, मतलब जनरल बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, जनरल हेरिटेज की बात, मॉन्यूमेंट्स हमारे पास, टेम्पल्स हैं जो 700 800 पुराने हैं, मस्जिदें भी हैं जो 200 300 पुराने। मैं जनरल हेरिटेज की बात करता हूँ, जैसे आपने मकान की बात की, मकान सारे टेम्पल, ये सारे मिड 20th सेंचुरी के हैं। और अच्छी बात यह है कि मिड 20th सेंचुरी में मैसिव रेस्ट्रिक्शंस हो गई, खासकर ज़ियारत की कश्मीर में, कहीं उन्होंने तहरीफ नहीं की। उन्होंने, हालांकि कोई एक्सपर्टीज नहीं था, मगर सोच थी, अमल में इट हैज टू हैपन इन योर माइंड, देन ओनली इट हैज ऑन द ग्राउंड। तो उन्होंने जिस तरीके से नए इमारत, नई बिल्डिंग्स भी बनाई, ज़ियारत की, मरम्मत की, वो भी ट्रेडिशनल अंदाज में की। सेंसिटिविटी दिखाई, इन सिंपैथी ऑफ व्हाट वाज देयर काम किया, जो अब नहीं होता है। उस मामले में हम बहुत पीछे चले गए हैं, अब बिल्कुल नहीं होता। नॉट ओनली कि सरकार खराब कर रही है, आम लोग भी एक ज़ियारत को उड़ा के सीमेंट कंक्रीट का नई ज़ियारत, दैट डिडंट हैपन 100 years बैक। सही ये फर्क है। जब हम हेरिटेज ऑफ कश्मीर की बात करते हैं, इसमें क्या ये बिल्डिंग्स या जो हमारे पास श्राइन्स है, टेम्पल्स है, या इसमें चाहे म्यूजिक है या रिचुअल्स है, वो सब भी आता है क्या? हेरिटेज में तो म्यूजिक भी आता है, रिचुअल भी आता है, क्यूजिन भी आता है, कॉस्ट्यूम्स भी आते हैं। इसमें टेंजिबल हेरिटेज जितनी भी है वो आती है। टेंजिबल हेरिटेज का मतलब है जिसमें मटेरियल हेरिटेज हो, दूसरा होता है इंटेंजिबल, आपने लफ्ज़ यूज किया। इंटेंजिबल हेरिटेज में वो चीजें आती हैं जो मटेरियल नहीं, आपसे फिजिकल फॉर्म में नहीं देखती, जैसे म्यूजिक आपने बताया, म्यूजिक का कोई फॉर्म नहीं है, बट म्यूजिक हेरिटेज है। इसको इमेटीरियल हेरिटेज और इंटेंजिबल हेरिटेज कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करूंगा आपके आगे के लिए भी। ये जो मैनस्क्रिप्ट्स हैं या क्यूजिन है, क्यूजिन तो फिजिकल फॉर्म है, मगर वो टेंजिबल हेरिटेज नहीं है, वो इंटेंजिबल हेरिटेज। इंटेंजिबल हेरिटेज क्यों है? उसमें प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट यू प्रोटेक्ट इज द प्रोसेस व्हिच इज इंटेंजिबल, राइट? समझे ना? म्यूजिक में भी एक तर्ज है, तर्ज ऑफ प्रोटेक्ट करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट doesn't become the heritage, the product which comes out the instrument that become the heritage। तो दूसरा मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट इतना नहीं है, मगर समझाने के लिए जरूरी है। एक मैनस्क्रिप्ट होता है, मैनस्क्रिप्ट में कागज है, वो तो अब देखते हैं ये टेंजिबल हेरिटेज होना चाहिए, मगर अब इसको टेंजिबल हेरिटेज में नहीं रखा जाता। हाथ से लिखी हुई किताब अब टेंजिबल हेरिटेज नहीं है, इसको इंटेंजिबल हेरिटेज कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसमें नॉलेज है, विद्या है, इल्म है, वो प्रोटेक्ट करना है, इसलिए इंटेंजिबल है। सो ये फर्क मैं बताना चाह रहा था। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए भी क्या यही कानून आया? देखिए, इंटैक्ट एक प्राइवेट एनजीओ है, एक नॉन गवर्नमेंटल इदारा है। हमने क्या किया है, चूंकि आपने ये इसकी मॉन्यूमेंट, सॉरी मैनस्क्रिप्ट की बात हो रही थी, तो इसमें खतरा ये, इसमें कंजर्वेशन की बहुत जरूरत है। तो नेशनल लेवल पर हमारा एक सेंटर है, एक इदारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल
IGNCA, वो उनका काम ही है सेंटर का कि वो मैनस्क्रिप्ट्स को ट्रेन करके ठीक करते हैं। तो उनके रीजनल सेंटर्स है श्रीनगर के इंटैक में, वो रीजनल सेंटर हमने कायम किया है और उसके लिए उनकी फंडिंग भी आती है और हमने वो ट्रेनिंग वगैरह जो जिसके लिए एक्सपर्ट जरूरत है वो भी है। म्यूजिक के लिए एकेडमीज है, ये नहीं है कि देश में काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, मगर कभी कभी ऐसा पीरियड भी आ गया है कि जो बुनियादी बातें हैं उनकी तरफ निगाह नहीं गई है। जैसे आपकी संगीत नाटक अकेडमी करती क्या, वो म्यूजिक को ही तो प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है। इनफैक्ट यूनेस्को का आप जिक्र कर रहे थे, यूनेस्को ने लद्दाख में जो बुद्धिस्ट चैंट्स है उसको भी प्रोटेक्ट किया है एज हेरिटेज। और कश्मीर में अभी आप बात करेंगे उस पर कि वो क्या प्रोटेक्ट हुआ, वहाँ क्राफ्ट को प्रोटेक्ट किया गया। और कश्मीर में भी, लद्दाख में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, वो भी है, लद्दाख में मॉन्यूमेंट्स है, कश्मीर में भी है। उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से क्या किया जाता है? कश्मीर में बदकिस्मती से बुद्धिज्म की तारीख बहुत गहरी है, मगर फिजिकल प्रेजेंस खत्म हो चुकी है। आपके पास क्या है, कहीं वही हारवन वाला एक है, सपानरेटन में एक है, और जहनपुरा में अब निकल रहा है, मगर जहनपुरा वाज अ नोन साइट। ओके, 1868 में जहनपुरा आइडेंटिफाई हुआ कि ये पोटेंशियल बुद्धिस्ट साइट है। ओके, 1896 में पहली डॉक्यूमेंटेशन हुई, 1936 में पहली ड्राइंग्स बन गई जहनपुरा साइट की। बाद में सो गए, एएसआई ने आइडेंटिफाई किया था वहाँ एक पुष्कर में मॉन्यूमेंट है, वो 60s का प्रोटेक्टेड है, मगर उसके बाद वहाँ काम नहीं हुआ। उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी वाले 2-3 लड़के आए थे ही नहीं, लोग कौन काम पर, एएसआई कर लेता, मगर 90 में एएसआई कश्मीर से भाग गया। उनकी प्रेजेंस कश्मीर में बहुत कम। ऑफिस जो श्रीनगर सर्कल था, श्रीनगर सर्कल इसलिए बना था कि कश्मीर में एंशिएंट हेरिटेज बहुत है, और एंशिएंट हेरिटेज में 2 हेरिटेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट एक हिंदू हेरिटेज। अब उसमें वो लोग भाग गए, 90 भी कुछ कल का वाक़ा नहीं है, 40-30-35 साल हो गए हैं उसमें भी, तो देखा नहीं किसी ने। एएसआई की बुनियादी जिम्मेवारी थी, क्योंकि साइट एएसआई की फॉर्मली प्रोटेक्टेड थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब कश्मीर यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं था, ट्रेंड आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे। अब ये लड़के 2 आ गए हैं, मेरे ख्याल में एक आपने इंटरव्यू किया था अजमल का, तो वो दोनों इसको फॉलो कर। अजमल की पीएचडी भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हेरिटेज पर ही है, पर इससे ज्यादा बुद्धिस्ट हेरिटेज है कश्मीर में। मुझे याद है हम कुपवाड़ा गए थे, वहाँ एक सतबरन पुराने लगता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, लगता है, पता नहीं, अनप्रोटेक्टेड है। वहाँ एक चाय का स्टॉल लगा हुआ था, तो उसको टेंट एक लगा था। मैंने देखा ये टेंट जब बांधा गया है तो उसमें ईंट जो है वो अजीब तरह की ईंट है। आज का ईंट होता है रेक्टेंगुलर, 9 फुट 4, उससे पहले हाफ ईंट आता है, जिसको महाराजी ब्रिक आप कहते हैं, ब्रिक कहते हैं, वो आधी ईंट। ये ईंट जो थी ये म्यूजियम के साइज की ईंट थी, गुप्ता पीरियड की ईंट थी, विच इज अ बुद्धिस्ट पीरियड। मैंने उसको पूछा तुमको मिली कहाँ से? उसने कहा जब हम टेंट लगाने के लिए बैठे यहाँ तो वो ढलान पर है, स्लोप पर। मैंने स्लोप को थोड़ा सा प्लेन करने की कोशिश की, वही 5-10 ईंटें निकल गई, तो इन्हीं को मैंने बांधा। ये सतबरन के पास ही बिल्कुल सतबरन के इतने पास के लोग जो सतबरन देखने आते हैं वो यहाँ चाय पीते थे इसके। हादिसतन उसको ये जगह मिली और उसको ये अंदाजा भी नहीं। सतबरन कैन बी बुद्धिस्ट साइट आल्सो, इट शुड हैव बीन। देखिए ये साइट्स जो है ये लेयर्ड है। हिंदुस्तान की तारीख या ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसमें कोई एक वाक़ा नहीं पॉइंट आउट। लेयर्ड साइट क्या होता है? आज बुद्धिस्ट है, कल को हिंदू हो, बुद्धिस्ट से पहले भी इसकी एक एग्जिस्टेंस। सेक्रेडनेस जो है ये बड़ी लेयर्ड होती है। आज एक है, कल दूसरा आ गया, फिर ये लोग अप्रोप्रिएट करते हैं। बाकी लोग ना, जब बुद्धिस्ट पीरियड खत्म होने लगा तो हिंदू पीरियड में अप्रोप्रिएशन हो गया। बुद्धिस्ट पीरियड से पहले भी वहाँ कुछ न कुछ सैक्रेड स्पेसेस होंगे। अप्रोप्रिएशन एक कानूनी अमल है। मैं आपको श्रीनगर में अब जब देखेंगे आप, लद्दू एक इलाका है, वहाँ एक मंदिर बना है, वो बड़ा प्राचीन मंदिर है, एएसआई का प्रोटेक्टेड है मंदिर के तौर पर। जब हमने इसको गहरी नजर से देखा तो हमें लगा कि ये मंदिर नहीं था, ये बुनियादी तौर पर एक बुद्धिस्ट साइट थी, बुद्धिस्ट टेम्पल था। अब चूंकि अवेलेबल था तो उसके मानने वाले नहीं रहे, तो इन्होंने आगे मंदिर का उसको गेट चढ़ाया। अब ये इससे
पहले भी रहा होगा, क्योंकि कोई माइट भी पॉसिबिलिटी है। 300 गज आगे ऊपर एक गुफा है। हाँ। पहले जमाने में सैक्रेडनेस गुफाज की ही थी। गुफा में अपनी बनाते नहीं थे, और रियाजत इबादत के लिए एक माहौल होता था जो गुफा जिसके लिए यूज होती, कोई ऋषि गुफा थी। तो ये साइट ऑलरेडी एक ऋषि गुफा थी। उसके बाद ये साइट बन गई बुद्धिस्ट, उसके बाद मतलब प्रिज्यूमेबली उसके बाद ये साइट बन गई हिंदू। लेयर्ड होता है, इसलिए ये कहना है कि बुद्धिस्ट क्या है हिंदू क्या है, इतने कंपार्टमेंट नहीं है। तो तारीख में हर जगह लेयरिंग हुई है। अब आपका यह जहानपुरा आ गया, श्रीनगर का हारवन आ गया, वो पदगामपुरा में भी मॉनेस्ट्री है, ये पता नहीं क्यों बच गई है। अदरवाइज सारा खत्म हो गया, हेरिटेज ऑब्लिटरेट हो गया। हालांकि 7th सेंचुरी में जो हमें रेफरेंस ह्योनसांग से मिलता है, तब शिविज्म मतलब हिंदुइज्म का बोलबाला हुआ था, तो बुद्धिज्म लगभग खत्म हुआ था, मगर बुद्धिस्ट हेरिटेज बहुत ज्यादा थी। ये ह्योनसांग मेंशन करता है। बहुत ज्यादा खुद आए भी है, खुद 2 साल रहे कश्मीर में। और कश्मीर में अगर आपको कोई तारीखी रेफरेंस देखनी किसी चीज की भी, वो सिर्फ उसको ह्योनसांग से मिलती है। क्योंकि बाकी जो हमारे उस वक्त के संस्कृतिस्ट थे, वो माइथोलॉजी पर ज्यादा जोर देते थे, क्योंकि उन दिनों इडियम सोसाइटी डिफाइन करने का जो था वो माइथोलॉजी था। उन्होंने माइथोलॉजिकल नजरिए से चीजों को लिखा, दे क्रिएटेड गॉड्स आउट ऑफ एवरीथिंग, जो उसका तरीका था रहने का, सिर्फ कश्मीर में नहीं सारी दुनिया में था। तो उनसे पहला आदमी जो परसेप्शन था उसका, वो देख रहा था, वो काउंट कर रहा था, तो उस वक्त अच्छी खासी थी। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। फिर 14th सेंचुरी में जब इस्लाम आ गया, तब एक नई तरह आ गई। तो अगर फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है मुस्लिम पीरियड में भी, हिंदू पीरियड में भी रहा इंपॉर्टेंट इसलिए रहा, ये जो अपने ज़ियारतों पर ब्रंग देखते हैं ना, ये मंदिर का शिखर है। अच्छा, जो फिर इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स में यूज हुआ, क्योंकि उनको पता था जो मानने वाले हैं, जो कन्वर्ट्स है, इनकी एक श्रद्धा है एक फॉर्म पर। खुदा तो भगवान तो किसी ने देखा नहीं, तो आपने मूर्तियां देखी हैं, आपने फॉर्म देखे हैं, इन्होंने उस फॉर्म को रेप्लिकेट किया, डोम में लगाया, जो लगना चाहिए था, तो इन्होंने शिखर लगाया। तो इसलिए जो अगर मैं अब है हमारा वो कंपोजिट कल्चर है, कंपोजिट नहीं कहूंगा मैं, ये बेसिकली लेयरिंग है। हाँ, क्योंकि इसी का असर है कि कन्वर्ट्स है। आपकी सेंसिबिलिटी समझ के, आपकी सिंपैथी टू अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्शिप समझ के ये चीजें हो जाती है। लाइक आप देखते हैं कि हिंदू भी वो येलो राइस निकाल, वो खैर लंबी बात है, मैं मॉन्यूमेंट्स की बात करता हूँ। मैं दूसरे बहस में चले जाएंगे। चीजों पर ना हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारा जो आर्किटेक्चर कह रहा हूँ आपको, कहीं कहीं आर्किटेक्चर जो है वो एक कंपोजिटनेस और डायलॉग को भी डिफाइन करता है। शिखर एक डायलॉग है, डायलॉग है बिटवीन द पास्ट फेथ एंड न्यू फेथ। अब वो किताबों में तो लिखा होगा, मगर ये एक बड़ी जिंदा मिसाल होती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट। और जो हमारा कश्मीर का आर्किटेक्चर है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम जो साउथ एशिया का आर्किटेक्चर है? डिफरेंट है। देखिए, जो आपके पास मौजूद है आर्किटेक्चर, उसमें 2-3 जरूरतें थी हमारी, जो बाकी जगहों में नहीं थी। मतलब हमें अर्थक्वेक से बड़ा खतरा रहता था आर्किटेक्चर के लिए। आर्किटेक्चर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्स दे देता है कि आपको बिल्डिंग तो चाहिए, इबादत के लिए भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए। तो उन दिनों हिस्टोरिकली एक रेजिस्टेंट आर्किटेक्चर बना था, जिसको टिम्बर फ्रेम आर्किटेक्चर बनाते थे। ये बिल्डिंग बुनियादी नेल वगैरह लकड़ी पर खड़ी है, नेल हो न हो, लकड़ी पर खड़ी है। लकड़ी में एडवांटेज ये होता है, जो जॉइंट्स भी डिफरेंट बनते हैं, जो भूचाल आता है तो ये हिला लेता है। लकड़ी में रेजिलेंस ये है कि भूचाल से यूं हिल गया फिर वापस आ जाता है। उसके अगेंस्ट अगर कंक्रीट हो, वो जब यूं हिल गया तो गिर जाता है, वो वापस नहीं आ, वो रेजिलेंस उसमें नहीं। एक वो रिस्पॉन्स था कश्मीर के आर्किटेक्चर का। एक ये था कि आपके पास मटेरियल क्या अवेलेबल है, आपके पास लकड़ी ज्यादा थी, आपके पास अच्छी खासी तादाद में बकली और लकड़ी, इमारती लकड़ी देवदार की अच्छी थी, वो यूज हो गया वहां। उसके बाद रिलीजियस फॉर्म्स, मसलन अगर आप पुरानी ज़ियारत देखेंगे, आपको खुद अंदाजा, आप पुरानी मस्जिद नई मस्जिद में जाएंगे तो आपका जो डायलॉग है विद स्पेस वो बदल जाता है। नए ज़ियारतगाह और पुराने ज़ियारतगाह में देख के उनको सेंस ऑफ स्पेस
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैक्रेडनेस था, हमें सेंस ऑफ स्पेस इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी नमाज पढ़नी चाहिए। ये मतलब थोड़े से नाजुक चीजें, ये नॉनसेंस समझने के लिए आर्किटेक्चर आपका टीचर बन जाता है, राइट। ये मजबूत जरूरत थी, तो इसलिए ये चीजें बन गई। फिर ऑर्नामेंटेशन आ गया, कश्मीरियों में दस्तकारियां बहुत थी, वो पेपर मैशी बड़ी अच्छी करते थे, वो लकड़ी को बहुत अच्छी तरह मोल्ड करते थे, खत्म बंद बनाते थे, पंजरकारी करते थे, तो वो सारी आर्किटेक्चर, वो भी एक बेसिकली ऑफरिंग ही है दस्तकार की, तो वो पेपर मैशी करता है तो पैसे भी तो कमाता है, मगर इबादत भी समझता है इसको, इस चीज को इबादत भी समझते हैं। आपने जो डोजियर 2021 में तैयार किया था, जिससे श्रीनगर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो गई थी, उसमें सबसे चैलेंजिंग चीज क्या लगा था आपको? देखिए, सबसे चैलेंजिंग चीज पहली यही थी कि दस्तकार कश्मीर में तो हैंडीक्राफ्ट था ही, कोई ये चीज नहीं है हमने लाई या आपने लाई, तो हर जगह थी। हमने देखा, मुझे एहसास हुआ, मेरा कोई 40 साल का हैंडीक्राफ्ट का ताल्लुक रहा है, ये मर्चेंडाइज बन गया है, ये प्रोडक्ट बन गया है। इसके साथ हमारा जो इमोशनल कंट्रीब्यूशन है, इसके साथ जो हमारा मेंटल इन्वेस्टमेंट है, इसके साथ जो हमारा स्पिरिचुअल कनेक्ट है, वो खत्म हो गया था। कि दुकानदारी बन गई, आप बनाते हैं 4 पैसे कमाते हैं, कमोडिटी बेच दो पैसा। ये जो हमने देखा, मतलब हमसे पहले भी लोग थे, मैं अक्सर रेफर करता हूँ, कमल देवी चट्टोपाध्याय जी बड़ी जबरदस्त एक हिंदुस्तान की आर्ट प्रमोटर, आर्ट कंजर्वेटर, इनफैक्ट शी इज नोन एज कहीं कहीं सच में गॉडेस ऑफ द क्राफ्ट्स। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर का शॉल है, कश्मीर हिंदुस्तान में मिनिएचर पेंटिंग्स बड़ी जबरदस्त होती है, दुनिया में इन द फर्स्ट फ्यू आर्ट्स मिनिएचर पेंटिंग को समझा जाता है, मुगल मिनिएचर्स हैं या राजस्थानी मिनिएचर्स हैं, कि आफ्टर मिनिएचर पेंटिंग द कश्मीर शॉल इज द फाइनेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट which could be created by a human being, कुछ ऐसे कहा। इतनी अहमियत थी तारीफ में कि अंग्रेज किस तरह तारीफ करते थे, मगर जब हम दाएं बाएं घूमने लगे, हमें कहा दिस शुड रिफ्लेक्ट इन द इंस्टीट्यूशंस, दिस शुड रिफ्लेक्ट इन द मॉडर्न इंस्टीट्यूशन। तो लकीली उन दिनों ये यूनेस्को का आ गया कि उन्होंने कहा कि साहब हम यूनेस्को जो है वो बाकी इदारे तो संभाल लेता है, ये क्रिएटिविटी जो है, इस प्रोडक्ट का नाम, क्रिएटिविटी के इस प्रोग्राम का नाम क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है। यस, वो शहर जिनमें क्रिएटिविटी है, वो शहर जहाँ कुछ चीजें लोगों ने हाथों से सोच से अपने ट्रीटमेंट से पैदा किया है। हमें लगा कि कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट्स में वो है, खरीदारियां अपनी तरह, और उसमें फिर एक पहलू ये भी निकलता है, तो एक प्रोडक्ट का पेडिस्टल बदल जाता है। वो हुआ, जो एक प्रोसेस था, उसमें बड़ा डेटा वगैरह कलेक्ट करना, मुझे लगा कि सरकारी डेटा हमेशा सही नहीं होता, बड़ा डेटा इनपुट करना पड़ा, तारीख निकालनी पड़ी, एक हमने 4 क्राफ्ट्स किए थे, हर क्राफ्ट की एवोल्यूशन निकालना पड़ा, उसमें कमजोरियां जो हैं वो भी उभारनी पड़ी, फिर क्राफ्ट्समैन एज अ पर्सन उसकी क्या हालत है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है, समाज में क्या पोजीशन है, और उसके हैंडीकैप्स क्या हैं वो भी डिफाइन करने पड़े, और उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं वो भी डिफाइन करने पड़े। वो सारी चीजें जो इकट्ठी मिल जाती हैं, जिसको डोजियर कहते हैं, वो डोजियर हमने सबमिट किया। यूएन सिस्टम में मैंने देखा सियासत बहुत होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो पहले ही प्रेजेंटेशन जब हमने 2020 में की तो उनको लगा ठीक ही है, वो कहते थे कि ये होना चाहिए, वो हुआ नहीं। हम फिर दूसरी टर्म में 2022 में चले गए, तो तब नॉमिनेशन हुआ। 2021 में 21 में सबमिट किया। कहने का मतलब ये है कि क्राफ्ट तो क्राफ्ट ही रहेगा, कश्मीर शॉल ही रहेगा, कश्मीर का कालीन ही रहेगा, वो तो नहीं बदलेगा, आपको भी नाम दे दें। मगर आप जैसे उससे के साथ इंटरेक्ट करते हैं देखते देखते, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझते हैं कि ये क्रिएटिविटी है, ह्यूमन इंजेन्यूटी है, स्किल है, तब एक मरहला है। अगर आप देखते हैं ये शॉल लेके मैं अपने आप को गर्म रखूंगा, दूसरा नजरिया करेगा। तो वो इन चीजों में थी जो रिकॉग्नाइज हो गई, और ये हमारे यहाँ ही नहीं हुआ। जैसे बनारस का भी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में हिस्सा है, और बनारस किस लिए किया गया? म्यूजिक के लिए। बनारस घराना है, बाकी चीजें। अभी लिटरेचर में वेस्ट बंगाल हो गया, लिटरेचर में केरला में एक शहर हो गया, आर्ट्स में पेंटिंग्स में हो गया। तो एक
लेवल बदल गया है, एक पेडिस्टल बदलने की ख्वाहिश है आपको। मुझे लगता है कि ये इनपुट जो है या ये डेजिग्नेशन और नॉमिनेशन जो है कि श्रीनगर क्रिएटिव स्टेज नेटवर्क का हिस्सा है, वो उस डेजिग्नेशन से और उस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के जो क्राफ्ट्समैन है उनकी ये life को डिफ्यूज कैसे होता है, पड़ा? ये डिफ्यूज होता है। कोई कहीं बैठ के देखता है कि मुझे दुनिया में अच्छी चीज लेनी है, क्राफ्ट खरीदना है, इसीलिए तो आदमी 1 लाख रुपए का शाल खरीदता है, 1 लाख का। वो क्या करता है, वो देखता है कि कहाँ कहाँ ये अच्छी चीजें बनी हैं, बनती हैं। अब उसके पास कौन जीतला है, श्रीनगर तो वो आया नहीं है। वो देखता है कि रिकॉग्निशन किस किस को। आज भी अगर आप Like इंटरनेट GI पर कुछ tagging खरीदते होती हैं, है। आप क्या देखते हैं? ये हाँ। चीजें तो देखते हैं। Yes. वो देखते हैं कि साहब ये तो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया So this is the place where I can buy a product. If I want a textile product, है। I can get it from a place like Kashmir. ईरान के बड़े शहर इसमें, हम्म, क्योंकि वहाँ भी ये चीजें बनती इस तरह से हैं। है। हम भी उसमें शामिल है। खुशकिस्मत से शॉल के मामले में हमारा कोई सानी नहीं है, कारपेट में है, पेपर मैची में भी। राइट। तो इसलिए ये कहना है कि इससे कल आपकी सेल बन जाएगी, मुझे नहीं पता है। मगर ये कहना है कि इस रिकॉग्निशन से आपकी इज्जत बढ़ गई है, प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट बढ़ गया है प्रोडक्ट का, वो बड़ा जरूरी है, जो हो गया है। यू नो आल्सो आई हैव सीन के कश्मीर में जो क्राफ्ट है वो कास्ट्स के साथ रिलेट किए जाते हैं। लाइक कोई किसी कास्ट का है तो ये किसी क्राफ्ट के साथ इनका कोई ताल्लुक है। इस बारे में आप मुझे थोड़ी डिटेल्स देंगे क्या? वाकई ऐसा नहीं, है? ये गलत है। ऐसा नहीं है। नहीं, ये गलत है। पहले तो ये मैं बता दूं, बेसिक स्ट्रक्चर वो मुस्लिम सोसाइटीज का है। बेसिक स्ट्रक्चर एगलिटेरियन है, उसमें कास्ट रिलेटेड तो प्रोफेशन नहीं आता है। नहीं आता है। बाकी जगहों पर तो होगा, जैसे हिंदुस्तान में जुलाहा है तो वो एक खास कम्युनिटी है, हाँ उनको जो अंसारी ही समझते हैं वही करेंगे। हाँ। पर वहां भी मैंने देखे सैयद भी काम करते हैं। ओके। कश्मीर में ये कभी नहीं ये रहा। association मतलब नहीं है। मैं पोस्ट मिडिवल कह रहा हूँ, पहले हाँ। तो था, हिंदू पीरियड में तो डेफिनेटली होगा। दैट इज वाई हिंदू पीरियड में ये जो मैनुअल काम है इसको ठीक नहीं समझा जाता था। वरना कश्मीर में ये जो हैंडीक्राफ्ट्स है ये मुस्लिम पीरियड से पहले भी मौजूद था। ये नहीं है कि मुसलमान क्राफ्ट लेके आए। कश्मीर में क्राफ्ट मौजूद था, पर बदकिस्मती से क्राफ्ट को वो एक खास जात के साथ रिलेट करते होंगे जिसकी वो अहमियत नहीं देते थे। तो मुसलमानों ने एक चीज की कि उन्होंने क्राफ्ट से इसको कास्ट से हटाया। उसने कहा कि ये तो इबादत है। ओके। तो पेडिस्टल बढ़ गया, इसलिए तो ये क्राफ्ट लिंक नहीं है किसी जात के साथ। क्राफ्ट के इस क्राफ्ट का कश्मीर में आना कब हुआ? शुरुआत कब हुई? देखिए, हमारे पास रेफरेंसेस जो हैं वो बता रहे हैं कि मुस्लिम पीरियड से पहले भी बहुत क्राफ्ट था कश्मीर में। इनफैक्ट मिसालें हैं, टेंजिबल मिसालें हैं, तारीखी मिसालें भी हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। अगर जब अरबी सोर्स से 7th सेंचुरी की, ओके, अरब में कश्मीरी शॉल मिलता था, कश्मीर का। 7th century। अगर हाँ 7th से अगर उसकी तरफ ना भी देखें हम, मुमकिन है क्योंकि वो ईरानी नहीं लिखा था, वो हेगियोग्राफिक अंदाज होगा। उन्होंने लिखा कि आंजुर की जो पहली जौज थी उनके जिसमें ट्रॉसियो में कश्मीरी शाल था। मुझे तो लगता है कि हेगियोग्राफी हो सकती है। मगर निजामुद्दीन अवलिया को एक कश्मीरी शाल बैन किया गया। निजामुद्दीन अवलिया इस्लामिक पीरियड से 150 साल पर था। इसका मतलब नहीं ये क्राफ्ट नहीं था। मगर फिर मुसलमान आने के साथ हमारे एक खास एलिमेंट को जहन में आपको रखना, हमारे लिए हाईवेज खुल गई, रास्ते खुल गए, हमारा कनेक्ट हो गया सेंट्रल एशिया के साथ मिडिवल पीरियड में। उससे पहले भी होगा मगर बीच में नहीं था। 400 साल में कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिसकी वजह से हम इंटरनेशनली ऑपरेट करते थे। जब मुसलमान आ गए, बाहर के इलाकों से आ गए, वो अपने इलाके के साथ हमको एक एक्सप्रेस हाईवे बन गया। ताजिर लोग आने लगे, सूफी आने लगे, दस्तकार आने लगे। तो वो जो आज का आपका सेटिंग है ये डेफिनेटली इस्लामिक सेटिंग है, मतलब इस्लामिक वर्ल्ड का एक्सटेंशन है। हाँ हाँ। ये कहना है कि ये क्राफ्ट सिर्फ मुसलमानों की पैदावार है, ये सही नहीं। ओके। इनफैक्ट नॉट ओनली दैट सही नहीं, ये गलत है। ये चीजें मौजूद थी। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी लकड़ी के काम को ना जनरली समझा जाता है कि अब्बासियों के वक्त में शुरू हुआ, फिर सीरियन ने अडॉप्ट किया, तो हमारे यहाँ भी पहुंच गया। सेंट्रल एशिया, ईरान में बड़ा था और ईरान के बाद सेंट्रल एशिया शाह हमदन आ गई। मैं टोल्डियो गया होता स्पेन, वहां मैंने देखा एक सिनेगॉग था, वहां भी
मैंने खत्मबंद भी देखा और पंजरकारी देखी, और वो ज्यूइश थे। अगर आप अरब हिस्ट्री और अरब आर्ट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो ज्योमेट्रिक आर्ट है, जो अब हम कहते हैं वन ऑफ द इस्लामिक आर्ट से, इसका ओरिजिन ज्यूइश है। मतलब अब साबित है, पहले साबित भरोसा नहीं था पहले, अब साबित है। नथिंग तो सब्सटेंशियल ये चलते, देखिए तहजीब में ऐसी ही चलती है, होती है। इनका एक अमल सफर होता है। ओवरलेइंग, आप एक जगह पर रोक के कहते हो कि यहाँ से शुरू हुआ, ये सही नहीं है। अब ये कि यहाँ आके ये फैल गया, उरूज पर चला गया, वो तो आप कह सकते हैं। यस, ये कहना है कि नहीं, शुरुआत यहाँ से हुई, इसका एक सफर था, एक कहीं से चल के यहाँ पहुंचा था। तो वो जर्नी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। यस। और आपके पीरियड में ऊंट कदल का रेस्टोरेशन भी हो गया, तो बड़ा मशहूर है ऊंट कदल, तो उस बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए। ऊंट कदल में आपकी नजर हाँ, हमने पहले जो काम किया था, पहले कुछ काम किए, उन मुगल बागात थे इंटैक्ट में जो काम किए, मुगल बागात को डॉक्यूमेंट किया, मुगल बागात के रेस्टोरेशन के लिए बड़ा काम किया, रजिस्ट्रेशन प्लान बनाया, मैनेजमेंट प्लान बनाया। खैर उसकी अहमियत नहीं, मगर मुगल बागात एक कल्चरल लैंडस्केप है, इसको सिर्फ बाग की तरह नहीं देखना है। मुगल बागात के पीछे पहाड़ है, फिर बाग है, फिर पानी है, फिर ये ब्रिज है। इस ब्रिज की खुसूसियत हमें तब लगी, ये तो खैर आपको पता है कि जब पिछले 20-30 साल से ये ब्रिज ये न कहीं नहीं जाता है, न कहीं से आता है, क्योंकि वो सड़क काटी गई है। सड़क इसलिए काटी गई कि कहा कि जो लेक है उसका पानी का फ्लो रुक रहा है, जिससे उसका पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो मगर फॉर गुड सेंस ये ब्रिज उन्होंने वहीं छोड़ा था। हमने जब देखा तो हमें लगा कि मतलब कहीं एक्सपर्ट्स को लगा कि इस ब्रिज की अहमियत है। अहमियत ये है कि जब आप ब्रिज क्रॉस करते हैं शिकारा में, तो ये जो निशात बाग है, किताब की तरह आपके सामने खुल जाता है। तो ये इस कल्चरल लैंडस्केप का हिस्सा था, स्टैंड अलोन नहीं था ये ब्रिज। इसका ताल्लुक लेक के साथ, लेक का ताल्लुक बाग के साथ, बाग का ताल्लुक माउंटेन के साथ, समझे ना आप? तो एक लैंडस्केप इंटरकनेक्ट। तो मगर चूंकि कोई खास दिलचस्पी नहीं थी लोगों को, उस वक्त सरकार को भी, तो खुशकिस्मती से अच्छा काम हमारे हाथ से होना था, हमने किया। हमें जर्मन एम्बेसी का एक ग्रांट मिला था, कामयाबी से हो गया, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने हमको कहा था कि हमको एक मॉन्यूमेंट करना चाहते हैं, तो लिस्ट 2-4-5 मॉन्यूमेंट्स भेजे। फिर जब हमें कहा गया कि आप किसको प्रेफर करेंगे, तो उस वक्त के अम्बेसडर साहब थे, उनको लेके। सिग्निफिकेंस क्या है इस? वही मैं कह रहा हूँ, इसकी सिग्निफिकेंस ये कि एक तो ये दरिया इसमें लेक में है, और जो मुगलों के वक्त में एक ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट था बाग देखने के लिए। मुगल सड़कों से बागों में नहीं जाते थे, मुगल दरिया से जाते थे। ठीक, तो आपका जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, आपका वो नुक्ता जहाँ से आप एक प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो ये नुक्ता था, व्यू पॉइंट काइंड ऑफ, व्यू पॉइंट, सॉर्ट ऑफ व्यू पॉइंट थोड़ा इसको डाउनग्रेड करता है। मैं कहता हूँ मतलब जब आपकी नजर खुल जाती है, वो अहमियत थी इसकी। बनाया किसी और गर्ज से था, बनाया इन्होंने था, वो लिंक कर रहे थे रैना वाली को, आगे कश्मीरी पंडितों का मंदिर है, आई आल्सो रेड इट, उनके लिए बनाया गया था, क्योंकि उनको 9 किलोमीटर आना पड़ता था। औरंगजेब के वक्त में ये बना। औरंगजेब तो वो मुगल जाते थे मंदिर में? मुगल नहीं, ये जो पंडित चौधरी महेश थे कश्मीरी पंडित, वो औरंगजेब के वक्त में जो कश्मीर का गवर्नर था उसके पेशकार थे। पेशकार समझे आप, प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो चूंकि कश्मीरी पंडित थे, तो उनकी कम्युनिटी जो है, उनकी इनका बड़ा मशहूर तीर्थ है वहाँ गुप्त गंगा में, वहां जाना चाहते थे। अब वो दूर दूर से जाने के बजाय उनको इजाजत मिली मुगल सरकार से कि आप दरिया पार कर लीजिए, इसके लिए ब्रिज बनाया गया। और इस ब्रिज की जो रेफरेंस है वो चौधरी महेश से ही मिलती है, चौधरी महेश ने ही इसको बनवाया। अब पैसे कहाँ से आए, क्या है, तो वो अलग बात है, बट ओरिजिन इसका वो था। मगर चौधरी महेश ने भी यही रूट लिया कि इस नुक्ते पर पहुंचे आप, जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। जितने भी आपने ठाकुर बाबा साहब का श्राइन भी उसको रेस्टोर किया, और आली मस्जिद को भी रेस्टोर किया, ऊंट कदल को भी रेस्टोर किया, मे बी और भी कई सारे काम किए होंगे शायद जो मेरी नॉलेज में नहीं है। ये जानना चाहता हूँ कि इन सब में से आप क्लोजेस्ट टू द हार्ट कौन सा काम था इन सब में से, या जिसको लेकर आप बहुत इंटरेस्टेड थे कि इस काम को करना है? देखिए,
रिसेंटली इनफैक्ट पता नहीं ज्यादा अमर सिंह कॉलेज जो है ये कॉलोनियल बिल्डिंग है। हाँ, इसकी हालत खराब हो गई थी। यस, उसकी ईंटें गिर गई थी, इसका प्लिंथ ओवरफ्लो पानी में आ गया था, इसकी दीवारें गिर गई थी। जब भी बारिश हो तो बारिशों से दाएं बाएं हर जगह फिलिंग हो गई, पानी आता था और इसकी हालत इस हद तक बिगड़ गई थी। अंदर कमरों में पार्टीशनिंग थी। इसकी ये एक डोगरा पीरियड की एक ऐसी बिल्डिंग है जिसको आप कहते हैं ना वो दिल खोल के बनाना। प्लिंथ इतना ऊंचा कर दिया और वो लकड़ी ईंट का इस्तेमाल, कॉलोनियल स्ट्रक्चर था। तो वो हमने रेस्टोर किया। मुझे वो बिल्डिंग बहुत खूबसूरत लगती है। हाँ, और उसको मैंने भी देखा यूनेस्को अवार्ड मिला। हाँ, नॉर्थ ऑफ दिल्ली किसी प्रोजेक्ट को यूनेस्को अवार्ड रेस्टोरेशन में नहीं, इस प्रोजेक्ट को मिला है। अब वो दब गया कहीं, हम भी कम ही गिनते हैं। यूनेस्को अवार्डेड बिल्डिंग है वो रेस्टोरेशन की वजह से कि काम आपने ठीक। उस बिल्डिंग में अहमियत ये थी कि ये बुनियादी तौर पर कॉलेज नहीं बना था जब ये महाराजा के वक्त में बना, ये बुनियादी तौर पर आर्ट इंस्टीट्यूट बनाया गया था। अच्छा। और आइडिया था कि कश्मीर में चूंकि दस्तकारी बहुत है तो यहाँ अच्छे क्वालिफाइड दस्तकार प्रोजेक्ट हो गया। उस वक्त लगता है कि प्रिंसिपल्स भी जो स्टाफ होगा वो आर्टिस्ट होगा, क्योंकि हमने वहां लगा हमने कुछ अलमारियां हटाई वहां से जब रेस्टोरेशन हो रही थी। अलमारियां हटाने के पीछे हमने म्यूरल्स देखे, 100 साल पहले म्यूरल्स, फिर मोर देन 100 म्यूरल्स। ऑब्वियसली वो उस्ताद जो थे वो आर्टिस्ट होंगे, उन्होंने म्यूरल्स बनाए। उनमें कुछ म्यूरल्स चाइनीज आर्ट के थे, कश्मीरी नहीं थे वो। तो वो म्यूरल्स वो हमने रेस्टोर किए वैसे सारे म्यूरल्स खुशकिस्मती से हम कर पाए, क्योंकि ये जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के साथ हमारे IGNC के साथ लिंक हो गया था, तो उनसे भी एक्सपर्टीज था, कुछ हमारे लोग भी थे। तो मुझे वो बिल्डिंग, वो रेस्टोरेशन का प्रोजेक्ट लगता है कि वो बड़ा जरूरी था। हमारे पास मुगल गार्डन्स हैं जिनको नेशनल स्पॉटलाइट है, लोग दुनिया भर से आते रहते हैं वहां पे। और हमारे पास क्या मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको नेशनल स्पॉटलाइट मिलनी चाहिए? ये गार्डन नेचुरल हेरिटेज है और ऑब्वियसली चूंकि ये ऐसी जगह है और ऐसे लोकेशन पर है, ये हमेशा अट्रैक्शन ही रहेगी, वो हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। मगर अगर आप तारीखी अहमियत की बात करते हैं, अभी हम बुद्धिस्ट हेरिटेज की बात कर रहे थे, मुझे यकीन है ये जो बुद्धिस्ट हेरिटेज में काम हो रहा है इसका एक बड़ा अपना एक महत्व है। उसके बाद हमारे पास टेम्पल, हमारे पास बहुत बड़ा सन टेम्पल है मार्टिन में, और ASI के पास जितने प्रोटेक्टेड टेम्पल्स हैं, हर टेम्पल की बहुत सिग्निफिकेंस है। तो वो आर्किटेक्चरल लेयर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और उनकी खुसूसियत तो है। टेंजिबल हेरिटेज में जो प्रोटेक्टेड हेरिटेज भी है, बाय एंड लार्ज प्रोटेक्टेड है, सरकारी इदारों के पास है। ये हमारी एक बड़ी अहम एक अट्रैक्शन है और बनेगी। तो दूसरा इंटेंजिबल हेरिटेज में हमारे पास बहुत कुछ इस तरह ध्यान नहीं गया है या उस तरीके से ध्यान नहीं गया है। हम इस साल कोशिश करेंगे सूफियाना मौसीकी को भी इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर हेरिटेज में लिस्ट होना चाहिए। तो ये ऐसी यूनिक सी एक तर्ज है मौसीकी की जो मफकूद हो गई है, कहीं टर्की वर्की में अलग सिलसिला है इस तरह से, क्योंकि इस पे इम्तिजाज जो है वो हिंदी ईरानी मौसीकी के साथ है, उसमें हिंदुस्तानी घरानों का भी अमल दखल है, सेंट्रल एशिया का भी असर है, और सेंट्रल एशिया में वो मौसीकी ईरान और अरब से आई है। तो इसका एक बड़ा लंबा सा सिलसिला है, वो हम कोशिश कर रहे हैं इंटेंजिबल हेरिटेज में आर्ट के साथ जितना कर पाते हैं उतना करते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये अब मॉन्यूमेंट बचा के क्या कर रहे हैं, इसका एक इकोनॉमिक वैल्यू, एक तो कल्चरल वैल्यू है, उसके लिए मुझे लगता है कि सबों को इस बात पे इत्तेफाक है। हमारा टेंजिबल हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज, दूसरा दोनों चीजें कल्चरल, इनका इकोनॉमिक वैल्यू भी है। वो इनका इकोनॉमिक वैल्यू के साथ एक इलाके की डिग्निटी को एनहांस कर रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी मिल जाती है। आप तारीख में वहां पहुंच जाते हैं जहां बहुत लोग अभी नहीं पहुंचे। मतलब एक कंटिन्यूटी है, पिछले 1000 साल की तारीख आपके पास सामने है, अगर ज्यादा नहीं जाए पीछे। मंदिर भी आते हैं, मस्जिदें भी आती हैं, बागात आते हैं, मुगलों ने बड़ा काम किया है। तो इसका एक कल्चरल वैल्यू के साथ साथ एक विजिबिलिटी जो इलाके की है, उस इलाके की शोहरत, उस इलाके की शिनाख्त और उस इलाके की डिग्निटी जो है वो बढ़ जाती है। अब उसका एक इकोनॉमिक रिटर्न है।
उसका इकोनॉमिक रिटर्न ये है कि उसमें टूरिस्ट आपके पास आ जाता है, टूरिस्ट में घूमने के आता है, पैसे भी तो खर्च करते हैं, और मॉन्यूमेंट्स के लिए अट्रैक्शन, आपकी ये जो क्राफ्ट्स हैं इसकी खरीदारी, वो इकोनॉमिक वैल्यू किस चीज से आता है? आपने उस लेवल पर इसको प्रोजेक्ट करके प्लेस करना है। अगर आप प्लेस कर पाए, जो खुशकिस्मती से कर पाए हैं, प्राइवेट लोगों ने ही जिंदा रखा है, कोई सरकारी अमल नहीं है कि आपका क्राफ्ट बच गया है, या आम लोगों ने किया हुआ है ऐसा कोई। ये मॉन्यूमेंट्स भी इसलिए बच गए हैं कि लोगों को एक कनेक्ट था इस मॉन्यूमेंट के साथ, वरना कश्मीर में वो दिन भी गुजरे हैं कि जहाँ इन चीजों की अहमियत कुछ भी नहीं रही है। और एक था, एक कनेक्ट था, पता था कि एक मुकद्दस मुकाम, और एक चीज हमने उसका यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एन इकोनॉमिक वैल्यू एंड व्हिच इज हैपनिंग इन फॉलोइंग मैनर। यस यस। तो बाकी दुनिया के बाकी हिस्सों में ऐसा हो रहा है, हेरिटेज कॉरिडोर है, टूरिस्ट हर जगह। देखिए अगर दिल्ली से आप प्रमोट करते हैं, देखिए आगरा हिंदुस्तान का नंबर 2 है सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन। हमारे पास 1 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट आता है, 90 लाख आगरा जाता है, तो वहाँ हेरिटेज के बगैर क्या देखा है? राइट, वहाँ कोई यूं देख नहीं। और कश्मीर में एक और चीज जो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया, आपको भी इसका डेफिनेटली एक आइडिया होगा कि हमने अपने हेरिटेज को काइंड ऑफ डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम, ये बुद्धिस्ट का है, तो वी डोंट ओन इट कलेक्टिवली। डू यू थिंक? नहीं, हम ओन कलेक्टिवली करते हैं, मतलब स्पिरिट के तौर पर, जज्बे के तौर पर, अकीदत के तौर पर नहीं। हाँ, उसमें वजूहत है। बाकी ये जो हिंदू मुस्लिम है, ये एक कंस्ट्रक्ट है जो कॉलोनियल पीरियड में आ गया। कॉलोनियल प्रोडक्ट पीरियड में ये चीजें थोड़ी उभर गई, मगर अगर हिंदू पीरियड का कोई मॉन्यूमेंट है तो वो तो हिंदू पीरियड का ही रहेगा ना। अच्छा, बट एज ए सोसाइटी मुझे लगता है कि जज्बे की हद तक वहाँ सिंपैथी है, अदरवाइज नहीं बच जाते आप। पता नहीं, आपकी उम्र वो नहीं है जो हमने देखी है। 90 में वहाँ कोई कानून नहीं था और कोई हिफाजत नहीं थी। तो आप हैरान होंगे कि अगर आप किसी हिंदू टेम्पल में जाते उस वक्त वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं था, तो बच क्यों गए? कोई फौज भी नहीं थी कुछ 1-2 साल 3 साल में। वो क्यों बच गए? क्योंकि एक जज्बा था कि ये एक पोजीशन है हमारी, वो इसमें हमारी डिग्निटी है, शिनाख्त है और ओनरशिप है। वो कहाँ से आती है? इन चीजों से अब कहाँ से पता चलेगा? इन्हीं चीजों से तो पता चलेगा। तो और क्या टेंजिबल सबूत मैं दे दूं? बाकी ये एक्सपेक्ट करना कि हमारे यहाँ, मैंने आपको कहा, मॉन्यूमेंट भी एक कंपोजिटनेस में आए हैं, एक डायलॉग में आए हैं। तो उस डायलॉग के प्रोसेस में ये प्रोसेस भी शामिल है कि फेथ्स बदल गई, इबादत के तरीके बदल गए। तो कोई मुसलमान मंदिर को मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई हिंदू मस्जिद को मंदिर के तौर पर इस्तेमाल भी। यूजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सैक्रेडनेस, मगर सिंपैथी है। मैं आपको मतलब कलेक्टिव ओनरशिप है इस हद तक है, जैसे मैंने कहा, इस हद तक है कि ये चीज है जो हमारी हिफाजत में, हमारी अमानत है और उस चीज की हिफाजत हमें करनी चाहिए, इस हद तक है। राइट। सो अगर आपको बताया जाए एज एन एक्सपर्ट, एज एन कंजर्वेटर जिसने कश्मीर हेरिटेज पे बहुत काम किया है, अगर आपको बताया जाए कि हमें 10 साल का एक फ्रेमवर्क दो कि इस हेरिटेज को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, या कैसे इसको इकोनॉमिकली वायबल बनाया जाए। देखिए, ये जो अमल है ये एक टाइम फ्रेम में नहीं है, एक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस मुसलसल अमल है। वो तब आएगा जब आपको, आपका मतलब है हमारे समाज को, हमारी सरकार को इस बात का एहसास हो कि फिर ये कंजर्वेशन करना जरूरी है, तो हो जाएगा। इन चीजों को प्रोटेक्ट करना है तो हो जाएगा। समाज में अगर ये बेदारी हो कि ये चीज जो है ये एक हमें यूनिक आइडेंटिटी देती है, इनको बचाना चाहिए, तो बच जाएगा। वो बड़ा जरूरी है। कुछ हो पाता है, कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं आपको बता दूं। और ये नहीं है कि सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास आजकल बहुत पैसा है, कुछ कमी नहीं है, मगर जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं करेक्शंस की बहुत जरूरत है, और करेक्शन सरकार के लेवल पर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अभी भी आपसे पूछा जाए कि कोई एक मॉन्यूमेंट या कोई एक हेरिटेज साइट जिसको आप रेस्टोर करना चाहेंगे, तो कौन सी साइट होगी वो?
देखिए जिसको आपने नोटिफाई किया है या ये स्टेटस दिया ना, सब उनकी जरूरत है ये, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट किसको, क्या लगता है आपको, किसको रेस्टोर सबसे पहले करना इम्पोर्टेंट मतलब प्रोटेक्टेड साइट्स में नहीं, मुझे खासकर कश्मीर में फिक्र है और जम्मू में भी ये फिक्र है। यहाँ जो ट्रेडिशनल पोस्ट मिडिवल श्राइन्स बनी हैं, मुकद्दस मकामात बन गए, वो खराब हो रहे हैं। उसमें लोग जो है उनको उस तकद्दुस की फॉर्म का एहतराम कम है। जगह के साथ है, पूजा भी करने जाएंगे, नमाज भी पढ़ने जाएंगे, वो तकद्दुस जो है फॉर्म के साथ, बिल्ड फॉर्म के साथ, मुझे लगता है वो रिड्यूस हो रहा है, उसको रिवाइव करने की जरूरत है। बाकी ये सब चीजें अपनी अपनी जगह अहम है। वो इसलिए मॉन्यूमेंट नोटिफाई होता है कि उसकी एक अहमियत होती है। अब अहमियत ये कि 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों की डिफरेंट ट्रीटमेंट होगी पेरेंट्स के साथ, साथ के साथ तो बच्चे, तो हेरिटेज ये सारा कंपोजिट है। ये कैनवस आपके पास है, ये सारी चीजें उसमें बसी हुई है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए एक फिलॉसफी चाहिए, तो हर चीज प्रोटेक्ट हो जाती है। सबसे अच्छा, सबसे बुरा मेरे ख्याल में ये ग्रेडेशन है, बाकी चीजों में भी कम हो गई है, क्योंकि हर चीज अपने लिए अपनी जगह पर अहमियत रखता है, एक सबक रखता है, एक अमल में ये बन गया है, उस अमल को समझने की जरूरत है। लोगों के लिए कुछ मैसेज जो आप बता रहे थे कि कम्युनिटी के, ये समझ लें कि ये आपके पास एक अमानत आ गई है, आपके पुरखों की अमानत है, और उन्होंने ये सोच के बनाया है कि इसका जो असर है, इसकी जो रोशनी है, इसका जो वाइब है, वो उन लोगों पर भी पहुंचे जो हमारे बाद आएंगे। तो आप ये कोशिश करें कि आप इसको उसी हालत में आगे बढ़ाएं जिस हालत में आपके पास आ गया है। जैसे विरासत होती है तो आगे उसी हालत तक रखें जिस हालत में आपके पास आया है। राइट। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोहम्मद सलीम बेग साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, कश्मीर के हेरिटेज को लेकर जानकारी दे रहे थे। कई सारी चीजों को लेकर बात हुई, कई सारी चीजें ऐसे हैं शायद जिन पर हम बात नहीं कर पाए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले किसी और शुमारे में इनके साथ फिर से बैठेंगे, फिर से कई सारी चीजों को लेकर बात करेंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे।